वेलकम एवरीवन। इंग्लिश फ्लुएंट की लाइव स्ट्रीम में वेलकम है आपका। हम पीवाई क्यूज़ कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर का यूथ कंपटीशन की बुक से, जो आपके हाई डिमांड पर है। कुछ क्वेश्चंस हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिए हैं। ये 21 के जो क्वेश्चन लेफ्ट रह गए हैं वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ऑन सीइंग whom does Miranda explain, "Oh father, surely that is a spirit lord, how it looks about"? ये कैलिबन, फर्डिनेंड, अलोंसो एंड स्टेफनो। तो मेरिंडा ने ये किससे बोला है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्डिनेंड ने। एंड इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, ऑन सीइंग फर्डिनेंड मिरांडा एक्सप्लेन, "ओ फादर, श्योरली दैट इज अ स्पिरिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट"। मिरांडा चार्मिंग एंड ग्रेसफुल गर्ल, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। ये आपको पता है, ये टेम्पेस्ट की जो मिरांडा है ये क्या है? मोस्ट चार्मिंग हीरोइन है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें हमारा जो लाइन्स है और वर्क है उससे जो है मैच करना है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम are made on the tempest. Second fear is foul and foul is fear, Macbeth. And see, if music be the food of, ये सारी लाइन्स वैसे ना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे नोट करके रखिएगा, ठीक है। मैकबेथ, सॉरी, if music be the food of love, play on 12th night. And last, some are born great, other achieve greatness, रिचर्ड सेकंड। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ये भी यूपी जीडीसी यूपीपीएससी जीडीसी 2001 में ये क्वेश्चन आया है। तो ये जो है क्या है? ये रॉन्ग आंसर है इसका। चलिए हम डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट ऑप्शन डी, सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर अचीव ग्रेटनेस, रिचर्ड सेकंड। दिस लाइन हैज़ बीन स्पोकन बाय मॉलवियो इन द प्ले टेम्पेस्ट। मॉलवियो देखिए हमारा जो करेक्टर है वो किस में है? वो 12th नाइट में है, और इसको विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। रिचर्ड सेकंड भी विलियम शेक्सपियर की ही लिखी हुई है। It is comedy center on the twins Voila and Sebastian, who are separate in a shipwreck. Its main source it is a prose tale, Apollonius and Sheila, 1581। 1581 में भी सेम ही वर्क है, वो प्रोज है। और बाई बर्नाबे रिच इन इंग्लिश वर्जन ऑफ एन इटालियन टेल बाई सिंथियो नॉवलिस्ट। देखिए नॉवलिस्ट इटाली में ये लिखी गई है सेंथिस में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी वर्क किसी जो हमारे विलियम शेक्सपियर ने या किसी भी राइटर ने जो लिखा है वो किसी और बुक से लिया गया है। तो ये भी हमारे दोनों जो वर्क हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और किसने लिखा है ये भी ध्यान रखिएगा। तो इससे 3 हमारे 4 क्वेश्चन यहीं पर तैयार हो जाते हैं, सिर्फ वर्क को लेकर कि कौन किस लैंग्वेज में है और किसने लिखा है। द सब टाइटल ऑफ प्ले इज वॉट यू विल। इसका सब टाइटल क्या है? 12th नाइट का वॉट यू विल है। और नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हु इज रिचर्ड सेकंड किल्ड रिचर्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कॉरोनेशन। ऑप्शन ए, बॉलिंगब्रोक, पियर्स एक्सटॉन एंड मेरी थॉमस माउब्रे। देखिए थोड़ा सा अगर आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी अगर गड़बड़ी लगी तो जो है थोड़ा सा अंडरस्टूड करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ज़्यादा, क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है, हम फोनेटिक के स्टूडेंट्स तो हैं नहीं, और इसलिए जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सभी का अलग अलग हो जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा, पियर्स एक्सटॉन। पियर्स एक्सटॉन किल Richard when he hears of Henry's coronation in the play Richard II. It is a history play written around 1595 based on the life of King Richard II। ये हमें पता है क्योंकि ये एक रिचर्ड II जो है हिस्ट्री प्ले है of England and chronicles his downfall and
mechanization of his novels, William Shakespeare has written 37 plays and 154 sonnets in his entire career. The play Richard II was performed at the Globe Theatre on 12th June 1631. The historical play of Shakespeare covered the period of English history of England over a period of about 350 ईयर. ठीक है कि हमें एक क्वेश्चन देखिए ये भी मिल गया कि जो इस विलियम शेक्सपियर ने किस हिस्ट्री को प्रिपेयर किया है, इंग्लैंड की हिस्ट्री को लगभग जो 350 ईयर्स के नियर अबाउट जो है हिस्ट्री पीरियड के टाइम को पूरा कवर किया है अपनी हिस्ट्री प्ले में. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज whose speech is this? ये किसकी स्पीच है? Present fear are less than horrible imagining. Macbeth, Banquo, Macduff and Duncan. तो here option A is correct. Macbeth ये भी UPPSC GDC 2021 में क्वेश्चन आया है. इसमें डिटेल देख लेते हैं. The given famous speech, present fear are less than horrible imagining, is spoken by Macbeth in the play Macbeth एक्ट 1 सीन 2. तो देखिए हमें ये भी याद रखना है कि अगर आपका हमें बताइएगा कि आपको एक्ट वाइज और सीन वाइज में स्पीचेस जो है सेंड अपलोड कर दूँ वीडियो, तो उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँ कि बस आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा. द प्ले मैकबेथ इज ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन अबाउट 1606, first published in first folio of 1623 by Hemming and Condell. The source of the play is Holinshed's Chronicles 1587. Hero of the play is Macbeth and heroine of the play is Lady Macbeth. Now we see question number 5. Question number 5 is in the Tempest, what are Miranda and Ferdinand doing in the final scene? Playing card, कैरिंग वुड, प्लेइंग चेस और प्लेइंग टैग. तो यहाँ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी, प्लेइंग चेस. ये भी GDC 21 में क्वेश्चन पूछा गया है. इसका डिटेल हम देख लेते हैं. इसका डिटेल है इन द टेम्पेस्ट मिरांडा एंड फर्डिनेंड वर प्लेइंग चेस इन द फाइनल सीन. द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले बाय विलियम English dramatist William Shakespeare. There are 5 acts in the play, first written and performed about 1611 and published in the first folio of 1632. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था या इसमें कितने वर्क प्ले हुए पब्लिश हुए थे. तो फर्स्ट फोलियो इनका पब्लिश हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर 1623 में. It is classified as a comedy in the first folio. Now we see question number 6. Question number 6 is who called Shakespeare an upstart crow? Robert Laffin, Anant Juliana, Robert Greene, Lucrin. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा रॉबर्ट ग्रीन. और UKPSC लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 में. और रॉबर्ट ग्रीन ने ये लाइन बोली है विलियम शेक्सपियर के बारे में. ये क्रिटिक हैं. Renowned for his connection with William Shakespeare, he attacked on Shakespeare in Groats Worth of Wit. ये इनका पम्फलेट है, उसमें इन्होंने ये लाइन्स इसके लिए लिखी थी शेक्सपियर के लिए. As an upstart crow beautified with a feather. इनका कहना था कि ये जो है अपस्टार्ट क्रो है एक, और ब्यूटीफाई अपने आप को कैसे कर रहे हैं हमारे वर्क से. It is the first reference to Shakespeare as a London dramatist, and his Pandosto provides Shakespeare with the source of the Winter's Tale. और ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि हम ये रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी वेट्स में है और इन्हें लगता है कि इन्होंने शेक्सपियर की ने इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी इनके वर्क क्यों इतने अच्छे हैं, इसलिए इन्होंने इनके ऊपर ये कमेंट किया था शेक्सपियर के ऊपर रॉबर्ट ग्रीन ने. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 7. Who among the heroes of Shakespeare play has been described as melancholic and a neurotic, having Oedipus complex? Hamlet, Romeo and Juliet, Macbeth and Othello. आपको याद होगा जितने भी वर्क इनके हैं ट्रेजेडीज है, इसमें हैमलेट में ओडिपक्स कॉम्प्लेक्स आता है. तो आपको आई थिंक ये तो याद ही होगा, आपने जब अपने क्लास कोर्स में पढ़ा होगा तो ये शायद नहीं भूल पाओगे.
First Hamlet hero of Shakespearean play has been described as melancholy and neurotic, having Oedipus complex. Hamlet, Prince of Denmark, is a tragedy in 5 acts, written about 1599 to 1601 and published in a quarto edition in 1603. In psychoanalytic theory, Oedipus complex denotes the emotion and idea that the mind keeps in the unconscious via dynamic repression that concentrate upon a boy's desire to sexually possess in mother. अब ये जो है हमें ये साइको एनालिटिक थ्योरी है ओडिपक्स कॉम्प्लेक्स, ये आपको वहाँ पर थ्योरी में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट. तो हैमलेट में ये लाइन बोली गई है. ठीक है, डिटेल देख लेते हैं. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन इज फ्रेज विद इन अ मोनोलॉग बाई प्रिंस हैमलेट टू रोजेंसक्रैंड एंड Guilston in Act Second. In William Shakespeare's play Hamlet, Hamlet is reflecting at first admiringly and then despairingly on the human condition. Now we see question number 9. Question number 9 is the lead play of Shakespeare end in harmony, disharmony, tragedy, none of the above. तो यहाँ पर क्या होगा, हार्मनी होगा. अब इसका डिटेल देख लेते हैं क्यों ऐसा बोला गया है इनके प्ले के बारे में. द टेल प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड इन हार्मनी. सॉरी आपको क्लियरली आई थिंक दिख रहा होगा. विलियम शेक्सपियर्स टेल प्ले कंप्राइजिंग पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, कैम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट. व्हेन Dowden argued that Shakespeare's late comedies should be called dramatic romance, he did so because they resemble late medieval and early modern romance, a genre in which stories were set across the immensity of space and time. Thus, appropriate answer is A. Harmony. Now we see question number 10. Question number 10 is who made the following statement, neither a borrower nor a lender be for loan off to losses both itself and fright, and borrowing dulls an edge of husbandry. Cordelia in King Lear, Macbeth in Macbeth, Rosalind in As You Like It, and Polonius in Hamlet. So here option D is correct, Polonius in Hamlet. लेक्चरर 21 में पूछा गया है ये जो PSC पॉलिटिक में. नाउ वी सी द डिटेल ऑफ दिस आंसर. द फॉलोइंग स्टेटमेंट नाइदर आर borrower nor a lender be for loan of those both itself and friend, and borrowing dulls an edge of husbandry is a line uttered by Polonius and a counselor of the king Claudius in Act 1, Scene 3rd of William Shakespeare blog Hamlet. He is bidding farewell to his son Laertes, who is leaving Denmark for France. Laertes and his sister Ophelia are waiting for him at the harbor. Now we see question number 11. Question number 11 is the character Julia appear in which of following play of Shakespeare? The Two Gentlemen of Verona, Measure for Measure, The Taming of the Shrew, The Comedy of Error. Here option A is correct, The Two Gentlemen of Verona. And ये भी लेक्चरर UPSC पॉलिटिकल लेक्चरर 21 में क्वेश्चन आया है. इसका हम डिटेल देख लेते हैं. इसका डिटेल है the character Julia appear in the play of William Shakespeare, The Two Gentlemen of Verona, an early play
play in 5 acts, written perhaps in 1590 to 94 and published in the first folio of 1623. It is the first of the his play in which a heroine dresses as a boy, deals with the themes of friendship and infidelity, the conflict between friendship and love, and the foolish behavior of people in love. Julia, Proteus' beloved and mistress to the servant Lucetta, desiring to travel to Milan to visit Proteus, Julia disguises herself as a high class male page in order to avoid lecturers advance mm, along the journey, calling herself Sebastian. ओके, तो ये है हमारा आंसर 11 का डिटेल. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we see question number 12. Ariel in the Rape of the Lock by Alexander Pope is a supernatural agency of earth, gnome, water, nymph, fire, सिलेंडर, एयर, सेल्फ. एरियल किसका रेप ऑफ द लॉक में, अलेक्जेंडर पोप में किसका कौन सा सुपर नेचुरल एजेंसी है इसमें, तो ये है हमारा एयर होगा, सेल्फ. एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, ही इज अ सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ एयर, सेल्फ, गार्जियन गार्जियन स्प्रिंट ऑफ द एयर. मतलब कि ये क्या है, ये जो है गॉडेस है एयर की, जो एयर की, ठीक है ना, गॉडेस माने जाते हैं ये लोग. ऑफ द एयर डिस्कस्ड टू प्रोटेक्ट वर्जिन, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सम ऑफ द ऑर्डर, ओवरटली malicious supernatural being in the poem. The sylph who dwells in the air serve as Melinda's personal guardian. They are devoted lover like to any woman that rejects mankind. Now we see question number 13. Question number 13 is, what might the speaker means when he addressed time in Shakespearean sonnet and declared that I will be true despite thy skith and thee. Time preserve human life. With time comes change. Time creates opportunities. Time removes human life. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो इसमें देखना है कि कौन सा ये NTA UGC नेट में ये क्वेश्चन आया है, 20 में और 21 में भी आया है. देखिए दिख रहा होगा ना आपको, दिसंबर 2020 में आया है और जून 21 में भी आया है, शिफ्ट 1 में. तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ऑप्शन सी में बी, विथ टाइम्स कम्स चेंज, टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारा करेक्ट होगा. तो अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं. डिटेल हमारा इसका क्या है. द स्पीकर माइट मीन्स व्हेन ही एड्रेस्ड टाइम इन अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट द स्किथ एंड दी. विथ टाइम कम्स चेंज एंड टाइम रिमूव ह्यूमन लाइफ. द लाइन्स आई विल बी ट्रू डिज़ायर, अब इसको देख लीजिए. आई विल बी ट्रू डिज़ायर दाई स्किथ एंड दाई इज टेकन फ्रॉम सोनेट 123 by William Shakespeare. Despite the revenge of time and how he see himself, his love and revenge of time and how he see himself, his lover and his character as beyond. As them beyond them in the line. सॉरी वो लाइट ऑफ हो गई थी. द स्पीकर से दैट नो मैटर what happens in the world, he is going to be true to himself and to his love. Now we see question number of 40. Question number 40 is, what was poor Yorick in Hamlet? Gesture, actor, soldier and gravedigger. UGC नेट दिसंबर 20 एंड जून 21 में ये क्वेश्चन आया है. यहाँ आंसर होगा जेस्चर. पुअर Yorick in the play Hamlet was a jester in Act 5 and Scene 1
of Hamlet. Hamlet is talking to a grave digger. The grave digger pick up a skull and say it has been there for 23 years and it ये भी आ सकता है ना कि ग्रेव डिगर ग्रेव में कितने ईयर, ग्रेव एरिया में कितने टाइम से ग्रेव में काम कर रहा था. तो एंड इट बियॉन्ड योरिक the court gesture and childhood friend of Hamlet's. The phrase allows for Joic refer to a brevity of human life. और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यौविक था और जो 20 ग्रेव यार्ड में रहता था 20 कितने ईयर से 23 ईयर से, तो ये भी हमें याद रखना है. और उससे रिलेशन क्या था हैमलेट का, ये भी हमें याद रखना है. तो कई तरह से एक क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल? एल्डस हक्सले, जॉर्ज ऑरविला, वर्जीनिया वुल्फ एंड सेमेस्टर मॉगम. ये भी यूजीसी नेट में 20 एंड जून 21 में क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट है जॉर्ज ऑरवेल. इसका हम डिटेल देख लेते हैं. इसका डिटेल है लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल इज एन एसे बाय जॉर्ज ऑरवेल. It was inspired by a critical essay on Shakespeare by Leo Tolstoy and was first published in Polemic, a British magazine and philosophy, psychology and aesthete, March 1947. In this essay, Orwell analyzed Tolstoy's criticism of Shakespeare work in general and his attack on King Lear in particular. नाउ आज का आपका ये लास्ट 15 क्वेश्चन ही आज हम करते हैं. अगर आपकी क्वेरी आएगी तो मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगी. पहले मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाती थी, लेकिन इस बार जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये थोड़ी सा लॉन्ग दिया है, तो ये एक बार एक्सप्लेन करना मुझे लगता है कि ठीक है. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी मेरी वीडियो में लगती होगी तो प्लीज़ उसे बताइएगा ज़रूर. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.